हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं टैट्स गुरु चैनल को। और जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम कृष्णा वशिष्ठ है। आप इस चैनल को फॉलो करते हैं। जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मैं यहाँ पे क्वालिटेटिव वीडियोस अपलोड करता हूँ रिगार्डिंग CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। लेकिन आज से अब से इस वीडियो से ये जो वीडियो आप देखोगे, ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है एस्टेट का, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। आप सभी को पता है एस्टेट के एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है और अभी जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चला हुआ है। लेवल फर्स्ट ये क्वेश्चन पेपर मैं करवाऊंगा। ऐसे ही सीटेट के क्वेश्चन पेपर की भी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। तो अब जो है मैं रेगुलर वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूंगा और आप उन वीडियोस को फॉलो करना। देखोगे आप कि आपका सीटेट एग्ज़ाम और एस्टेट एग्ज़ाम दोनों ही क्रैक हो जाएगा। दोस्तों, मैंने एस्टेट एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, साथ में मैंने सीटेट एग्ज़ाम भी क्रैक किया हुआ है और मैं वो आपको टिप्स ट्रिक्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप भी जो है आपको भी बेनिफिट मिलेगा। मैं वो तरीका बताऊंगा आपको जिस तरीके को यूज़ करके आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को क्रैक कर सकते हो। लेकिन आपको तैयारी अच्छी करनी है। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ पे लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड सारे क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, तरीके से करवाऊंगा। मतलब CDP भी अटैम्प्ट होगा, इंग्लिश भी अटैम्प्ट होगा, इंग्लिश और हिंदी भी, साथ में मैथमेटिक्स। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम होगा। तो आप जो है सब्सक्राइब जरूर करें टैट्स गुरु चैनल को, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्वालिटेटिव वीडियोस मिलेंगी जिनको वॉच करके आप जो है फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट C है, लेवल फर्स्ट ये क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो होता है CDP का, जो 30 नंबर का होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 15 क्वेश्चन करवाऊंगा और देखते हैं कि किस तरीके से। देखो, लेवल जो है ना वो इतना इजी भी नहीं होता है स्टेट का, याद रखना। कभी आप सोच रहे हो कि स्टेट का टेट है तो इजी होगा, लेवल देखना। क्वेश्चन पेपर अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप 15 क्वेश्चन को करके दिखाएं। मैं गारंटी देता हूं कि 15 में से 15 आपके बिल्कुल करेक्ट आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। और जिन भाई बहनों की तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, जो तैयारी करना चाहते हैं राइट फ्रॉम स्क्रैच, तो वो इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं स्टेट की, सीटेट की, जहां पे मैंने तमाम CDP के क्वेश्चन पेपर्स करवाए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू। आप तरीका देखना, मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, रीजनिंग ऑफ चाइल्ड इज नॉट लॉजिकल, is based on intuition rather than on systematic logic. According to Piaget, the stage of cognitive development is called. देखो, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जो है दोनों मीडियम को ही प्रेफरेंस दें। हाँ, कुछ क्वेश्चन पेपर आपके हिंदी मीडियम से फटाफट पढ़ के निकल जाते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में पढ़ के आप निकाल लोगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार, मेरे को तो इंग्लिश मीडियम है, हिंदी में तो समझ में नहीं आता है, मैं इंग्लिश मीडियम ही करूँगा, ये सोच गलत है दोस्तों। आप थोड़ा सा ना बैलेंस बना के रखें। हिंदी, मैंने जो एस्टेट का क्वेश्चन पेपर क्रैक किया था 2 साल पहले, तो वहाँ पे मैंने, क्योंकि मेरा जो मीडियम है वो है इंग्लिश मीडियम, तो मैं मोस्टली 2-3 एस्टेट मैंने दिए थे, तो मैं इंग्लिश मीडियम ही पढ़ के जाता था और इंग्लिश मीडियम ही पढ़ने की कोशिश करता था। तो वहाँ पे मैं देखता था मेरे 4-5 क्वेश्चन रह जाते थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन हिंदी में तुरंत समझ में आ जाते हैं। जो थोड़ा सा इंग्लिश में डिफिकल्ट बना के रखते हैं वो हिंदी में आराम से समझ में आ जाता है। तो हिंदी से ही आप अटेम्प्ट कर सकते हो और टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बालक है, उसकी जो रीजनिंग है वो सिस्टमैटिक नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। वो इंट्यूशन से सोचता है, अपने अंतर्ज्ञान से सोचता है, उसी से ही बात करता है। तो इसी कथन के अनुसार वो जो बच्चा है वो प्याजे की कौन सी स्टेज में चल रहा है, ये क्वेश्चन है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो देखो दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर है, देखो, सेंसरी मोटर स्टेज नहीं हो सकता, क्योंकि सेंसरी में बच्चा बहुत ही छोटा होता है, 0 से 2 साल के बीच में।
अब बच्चा इतना छोटा होता है कि अपने सेंसेस के ज़रिए ही सीखता है, तो फिर उसकी रीजनिंग कहाँ आ गई उस टाइम, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता, वो इतना सोच ही नहीं सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्री ऑपरेशनल पीरियड। प्री ऑपरेशनल पीरियड मतलब कि बच्चा जो है पूर्व क्रियात्मक काल में चल रहा है और कॉन्क्रीट में उसकी सोच डेवलप हो जाती है। और फॉर्मल ऑपरेशन में तो बच्चा जो है एडोलेसेंस, लगभग एडोलेसेंस बन ही जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है प्री ऑपरेशन पीरियड। देखो इस तरीके के से टेक्निक से आप चलोगे ना तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। और अगर प्याजे की स्टेज के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है तो मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना, 2-3 बार मैंने उसको कवर किया हुआ है। साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर घर में आपके कोई छोटा बच्चा है, पहले तो उसकी स्टेज पता करो कि कौन सी स्टेज में वो चल रहा है, प्याजे की कौन सी स्टेज में चल रहा है। उसी से ही आपको एक स्टेज का ज्ञान तो पूरा हो जाएगा। जैसे घर में मेरा भतीजा है, वो अभी चल रहा है प्री ऑपरेशन पीरियड में, तो मैं उससे बातें करता हूँ, वो मेरे से बात करता है, तो मैं समझ जाता हूँ। मैंने 2-3 एक्सपेरिमेंट भी किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, वीडियो देख लेना। मैं समझ जाता हूँ कि वो बच्चा जो है, फिर इन क्वेश्चन के साथ उसको मैं रिलेट करता हूँ, बड़े आराम से समझ में आ जाता है यार। और साथ में अगर आप टीचर हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रेंजिक मोटिवेशन। देखो दोस्तों, अगर आप एस्टेट का क्वेश्चन पेपर दे रहे हो ना, या फिर सीटेट का दे रहे हो, तो इसमें जो नॉट वाले क्वेश्चन हैं, जो इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से करके जाओ। इनकी प्रैक्टिस आपकी अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि देखो 30 क्वेश्चन होते हैं सीडीपी के, तो 30 में से कम 20 क्वेश्चन तो इनकरेक्ट या नोट वाले होते हैं। जहाँ पे देखो होता क्या है कि इन क्वेश्चनों को करने में टाइम लगता है, चारों के चारों ऑप्शन के बारे में सोचना पड़ता है। अब जैसे यही क्वेश्चन है, तो इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। वो तरीका ये है दोस्तों कि आप कोई भी, जैसे नोट में कहता है वो कि नहीं वाला निकालो, तो आप उल्टा कराओ। आप जैसे नेगेटिव स्टेटमेंट दी हुई है, आप उसकी पॉजिटिव बना लो। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रेंसिक मोटिवेशन। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रेंसिक मोटिवेशन। इंट्रेंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से? तो एनेक्साइटी है, नीड ऑफ अचीवमेंट है, देखो अचीवमेंट वर्ड आ गया, एस्पिरेशन वर्ड आ गया, ये जो है इंट्रेंसिक मोटिवेशन के एग्जाम्पल है। अब आप सोच रहे होंगे सर इंट्रेंसिक मोटिवेशन क्या होता है? देखो, जो भी कोई बच्चा काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मेरे को 10th क्लास में मेरिट में आना है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने वादा किया हुआ है कि मेरे को आईफोन दिला देंगे, तो मैं उस आईफोन के लिए पढ़ रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड हूँ, बाहरी कारणों की, बाहरी फैक्टर की वजह से मोटिवेटेड हूँ। और हाँ, अगर मैं अपने जैसे मैं अपने लिए मेरिट में आना चाहता हूँ, मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए आना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एनग्जाइटी, बच्चा चिंता करता, कोई भी चिंता करता है अपने गोल को पाने के लिए, देखो एनग्जाइटी तो आई जाती है, वो चिंता है, वो सोच रहा है। तो देखो प्रेज इसका सही आंसर है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो है एग्जाम्पल है इंट्रिंसिक मोटिवेशन के। तो प्रेज इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये जो ऑप्शन है खरा नहीं उतर रहा। ठीक है, समझ में आ गया? देखो अचीवमेंट और एस्पिरेशन, इन दोनों को निकाल देना, तो 2 ही ऑप्शन के बारे में आपको सोचना है, ठीक है, रादर देन 4 ऑप्शन के बारे में सोचो। तो ये है एक्सक्लूजन मेथड जो मैंने आपको बताया है। आप मेरी वीडियोस को फॉलो करो, मेरे साथ बने रहो, टैट्सक्लू चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, मैं आपको और तरीके बताऊंगा एक्सक्लूजन मेथड किस तरीके से यूज़ कर सकते हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटिंग स्टाइल्स। पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है? परवरिश का स्टाइल, ठीक है, जो माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, वो पेरेंटिंग स्टाइल, वो कौन सा इफेक्टिव है डेवलपमेंट चिल्ड्रन के सोशल कॉम्पिटेंस के लिए? अधिनायकवादी, लापरवाह, प्राधिकारिक, कृपालु। तो देखो इसमें से ये तो निकाल दो आप, लापरवाह, ये तो आपको भी पता चल रहा होगा, ये तो रखना ही नहीं है लापरवाह। आप अपने बच्चों को लापरवाह परवरिश नहीं कर सकते हो। अधिनायकवादी, अथोरियन, ये जो अथोरियन है इसका मतलब ये है कि बच्चा जो अधिकार जमाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कृपालु, अब बच्चे 2 ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन में सोचना बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो 50% करेक्ट हो सकता है। ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेटिव का मतलब होता है कि लीडर। देखो यहाँ पे बात कही गई है सामाजिक दक्षता की। अब ऑथोरिटेटिव, जो एक अच्छा लीडर जो है अच्छा सोशल रिलेशन बना सकता है दूसरों के साथ, क्योंकि लीडर ही तभी बनेगा ना जब दूसरे उसकी बात मानेंगे।
और दूसरे उस जब तक उसकी बात नहीं मानेंगे जब तक उसके अंदर सोशल कॉम्पिटेंस होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो ऑथोरिटेटिव है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। बात आ रही है समझ में? चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग लर्निंग इज ऑब्स्टिकल इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी। देखो क्रिएटिविटी शब्द आ रहा है यहाँ पे। क्रिएटिविटी होता है बच्चा कोई ओरिजिनली तरीके से कोई काम करता है, अपने तरीके से कोई काम करता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्रिएटिविटी। अब इनमें से कौन सा मेथड जो है टीचिंग लर्निंग स्टाइल मेथड है जो कि ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल मतलब रुकावट है, क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर देगा। तो देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है साथ में। मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर है थर्ड है। आप ऑप्शन पढ़ लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन करूँगा टाइम ज़्यादा होगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। ओवर कंट्रोल स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग। देखो अगर आप एक टीचर हैं तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस ऑप्शन के बारे में, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ओवर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, बच्चों को मारोगे पीटोगे या फिर बच्चों पे अपनी ऑथोरियन मतलब अधिकार जमाने की कोशिश करोगे, बच्चा जो है कहीं ना कहीं क्रिएटिव लेस बन जाएगा, वो आपसे डिस्कस ही नहीं करेगा। अगर आपसे डिस्कस नहीं करेगा तो बातें नहीं करेगा तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे तो उसकी क्रिएटिविटी नील की नील बनी रहेगी, इंप्रूव ही नहीं करेगा बच्चा। तो बच्चों को ओवर कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड इज द राइट आंसर, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो इनकरेक्ट वाला फिर से आ गया। तो अब मैंने क्या कहा था, आपको पॉजिटिव बनाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन जहाँ पे भी आप लिख रहे हो, फिर नोटबुक में जहाँ पे भी आप नोटिंग कर रहे हो वहाँ पे साथ में लिख देना 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब है बच्चों ऑल एस्पेक्ट, सभी एस्पेक्ट के अंदर कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन का यूज़ होता है। और साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन भी होता है। डायग्नोस्टिक मतलब बच्चों की कमियां निकाल के और फिर उसको सही करना, उसको रिमेडीज देना। इट इज़ इंक्लूज बेस्ड अपॉन इवोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, ये एग्जाम्पल है कॉन्टिन्यू। हमें तो इनकरेक्ट वाला निकालना है ना, तो मैं पहले करेक्ट वाला निकाल रहा हूँ। इट इज़ ए स्कूल बेस्ड इवोल्यूशन, स्कूल बेस्ड है, ठीक है जी। इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट, बिल्कुल सही बात है, कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन में होता है ऑल एस्पेक्ट, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टेक्निक। जब सारा ही एस्पेक्ट कवर हो गया है तो हम फॉर्मल और इनफॉर्मल को क्यों छोड़ेंगे, सारा ही एस्पेक्ट होता है कवर। तो बचा आपका थर्ड इज द राइट आंसर दोस्तों, थर्ड इज द राइट आंसर। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। ऐसा किसने कहा है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है continuous and comprehensive evolution, it is equal to 360 degree. It means it covers all aspect. तो इसमें diagnostic evolution भी आएगा, तो ये आपका incorrect है। ऑप्शन नंबर थर्ड is the right answer. Let's get to the next question. Which of the following is a significant fact about the development? दोस्तों इसको आप अच्छे से नोट कर लो क्योंकि ये आपके एग्जाम में पक्का आएगा। जैसे देखो कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन एक क्वेश्चन, और हेरिडिटी एनवायरनमेंट 2 क्वेश्चन, सोशल के ऊपर 3 क्वेश्चन। ये 3 4 5 नंबर तो आपके फिक्स हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को देख के जाएंगे, आप 1 घंटा पहले भी देख लेंगे ना तो भी फिक्स है, मैं गारंटी देता हूँ, आई गारंटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्निफिकेंट फैक्ट अबाउट द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? याद रखना दोस्तों, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से मिलके बनता है डेवलपमेंट, और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही प्रोडक्टिव होते हैं। ना तो योगात्मक होता है, ना वो ऋणात्मक होता है, ना वो धनात्मक होता है, वो होता है आपका प्रोडक्टिव, ठीक है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। राइट, सेकंड इज द राइट आंसर। याद रखना, ये स्टेटमेंट अपने दिमाग में फिक्स कर लो क्योंकि हमेशा पेपर में आती है। आप पुराने पेपर जितने भी उठा के देख लेना, आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसएडवांटेज चाइल्ड। डिसएडवांटेज चाइल्ड का मतलब क्या है दोस्तों? डिसएडवांटेज चाइल्ड का मतलब होता है कि ऐसा बच्चा जो कि जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। जैसे सपोज करो हैंडीकैप हो गए, या फिर आपके इकोनॉमिक लेवल पे जो पिछड़े बच्चे हो गए, या कास्ट लेवल पे जो पिछड़े बच्चे हो गए, वो डिसएडवांटेज होते हैं। तो डिसएडवांटेज चाइल्ड होता है उसमें मैं आपको देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूँ। डिसएडवांटेज चाइल्ड के साथ कुछ वर्ड्स जुड़ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सफर्स, फॉर एग्जांपल रिस्क, फॉर एग्जांपल डिनाइड। इन तीनों ही ऑप्शन में ये नेगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं, सफर्स, रिस्क एंड डिनाइड, ये तीनों ही नेगेटिव है। अब बचा क्या? सेकंड इज राइट आंसर। देखो कितना जल्दी टेक्निक होनी चाहिए।
आप ऑप्शन को पढ़े बिना भी आंसर निकाल सकते हो। प्रोवाइड द बेसिक एंड यूनिवर्सल राइट, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखो जो डिसएडवांटेज बच्चे होते हैं, आपको नोट वाला निकालना है, तो प्रोवाइड द बेसिक एंड यूनिवर्सल राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, देखो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इसमें कह रहा है कि डिसएडवांटेज बच्चे को हम बेसिक यूनिवर्सल राइट जो उसके अधिकार होते हैं उसको प्रोवाइड करते हैं, नहीं कर पाते हम। बेसिक उसको बेसिक फंडामेंटल आधारभूत दे ही नहीं पाते हम, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि देते हैं, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और वैसे भी अब मैंने एक मेथड से बता दिया आपको, सब फॉर रिस्क डिनाइड, ये आपके नेगेटिव है, तो एक ही ऑप्शन बचा है, वही आपका आंसर है, ठीक है। ए चाइल्ड हु इज हाई एंड लो इन कैरेक्टरिस्टिक सच एज एंग्जाइटी और सोशबिलिटी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एंग्जाइटी जो होता है वो आपका इंटरनल फैक्टर होता है, और इंटरनल फैक्टर है तो इट मीन्स वो हेरिडिटी फैक्टर है। एंग्जाइटी की बात कर रहा हूँ और सोशबिलिटी की बात कर रहा हूँ। ये सोशबिलिटी जो है वो आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्टर है। एक बच्चा है जो एंग्जाइटी में तो हाई है और सोशबिलिटी में वो लो है, और ये ही प्रोसेस थ्रू आउट उसकी लाइफ में चलता है, बहुत ही लंबे सालों तक चलता है। तो अब इनमें से कौन से ऑप्शन पे ये स्टेटमेंट स्ट्रेस दे रही है? हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 99% पब्लिक इस क्वेश्चन का आंसर गलत मार्क करेगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे थर्ड, जो कि हो जाएगा गलत। इसका जो आंसर है वो हेरिडिटी है। क्यों? क्योंकि एंग्जाइटी पे वो बच्चा हाई है, तो स्ट्रेस किस पे दिया जा रहा है? स्ट्रेस दिया जा रहा है उसके हेरिडिटी फैक्टर पे, ना कि के एनवायरनमेंट फैक्टर पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ना कि के थर्ड। सिंपल कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो मैं आपको बता दूं, 2 सेकंड में आप आंसर टिक कर दोगे। द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट सच एज फिजिकली, कोग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। देखो चारों ही ऑप्शन, चारों ही एस्पेक्ट कवर हो गए हैं। आर डेवलप्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। देखो इंटीग्रेटेड आएगा इसके अंदर, क्योंकि चारों ही ऑप्शन जो है इंटीग्रेटेड मतलब सब कुछ, समग्रता या फिर संपूर्णता। तो संपूर्णता का मतलब सब कुछ होता है ना यार, तो चारों ही ऑप्शन इंक्लूड हो गए, ठीक है। डिस्टिंक्टली, पार्शियली, रैंडमली, ये तो नेगेटिव ऑप्शन है, इनके बारे में तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो चौथा आंसर जो है आपका पॉजिटिव है, यही आपका आंसर है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू द मोटिवेटेड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। देखो निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है? कौन सी व्यवहारिक विशेषता व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है? देखो इसका जो आंसर है वो मैं चुटकियों में निकाल सकता हूँ। कैसे? एनर्जी, डायरेक्टेड, सस्टेन्ड, ये तीनों ही ऑप्शन आपके पॉजिटिव हैं। इसमें बचा नेगेटिव, यही आपका आंसर है। पृथक, जो बिल्कुल सेपरेट हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने टेक्निक यूज करी थी ये कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों नेगेटिव थे, चौथा पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव आंसर आपका आ जाएगा इसमें। और इसमें 3 पॉजिटिव है, ये तीसरा नेगेटिव है, यही आपका आंसर है, नेगेटिव आंसर है। जो बिल्कुल सेपरेट लगे वो आंसर हो जाएगा, सेपरेटेड, ठीक है। इस तरह की टेक्निक भी यूज होती है। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, देखो चॉम्स्की ने एक बात कही थी, उन्होंने बोला था एलईडी। अगर चॉम्स्की से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल से निकाल लेना आप। एलईडी का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि जब बच्चा छोटा रहता है, एडल्ट उसमें रहता है, चाइल्डहुड में, तो ये एलईडी बॉडी सेंसिटिव होती है, और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है एज वाइज, तो एलईडी जो है वीक हो जाती है। जैसे मान लो एक 30 साल का बच्चा है, एक 10 साल का बच्चा है, तो उसको फ्रेंच सिखानी है, तो 30 साल का बच्चा जो है ज़्यादा टाइम लगाएगा सीखने में, और 10 साल का बच्चा जो है जल्दी सीख जाएगा, क्योंकि उसका जो एलईडी है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, जल्दी वर्ड को कैच करेगा, उसको याद रख लेगा, ठीक है। तो चॉम्स्की जहाँ पे वर्ड दिख जाए आपको, तो इसका मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, भाषा अर्जन साधन। भाषा अर्जन, भाषा का अर्जन करना, इकट्ठा करना, भाषा मतलब शब्द वाइज शब्द, ठीक है, वर्ड वाइज वर्ड। चलते हैं आगे।
साथ में मुझे ये बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे होगा ये कि जब जब मैं वीडियो डालूंगा तो वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, आप उसको लेटर ऑन वॉच कर सकते हैं। ठीक है। According to Kohlberg, which level of the moral development of a child shows no internalization of moral values and the moral reasoning of the child is controlled by external rewards and punishment? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा स्टेज है जहाँ पे बच्चे की खुद की मोरल डेवलपमेंट होता ही नहीं है, मोरल वैल्यूज उसकी खुद की होती ही नहीं है, इंटरनलाइजेशन वो करता ही नहीं है, लेकिन दूसरे उसको कंट्रोल करते हैं। तो भाई ऐसा तो तभी होता है जब बच्चा छोटा होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका मोरल डेवलपमेंट इतना डेवलप ही नहीं हुआ होता, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं पनिशमेंट देके। तो पनिशमेंट ओरिएंटेड है वो, यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज पे चल रहा है बच्चा, क्योंकि प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चा छोटा ही होता है। कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल में तो बच्चा बड़ा हो जाता है। आप उसकी मोरल वैल्यूज को थोड़ी ना कंट्रोल कर पाओगे, उसके खुद के कुछ एथिकल प्रिंसिपल होते हैं। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखो सोचना भी नहीं है, मैं आपको तरीके बताऊंगा, आप ये आपका डिसीजन है कि आप इस चैनल पर वीडियोस देखें। द नेचर ऑफ इमोशन करेक्टली डिपिक्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? संवेग की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन से कथन से सही रूप में प्रकट होती है? एवरी इमोशन इज ऑक्यूपेंड बाय ए फीलिंग। देखो दोस्तों, इमोशन के साथ कौन कनेक्ट है? फीलिंग कनेक्ट है। इमोशन के साथ फीलिंग कनेक्ट है। देखो, सम इमोशंस हैज बिहेवियरल एस्पेक्ट, कुछ संवेगों का ही व्यवहारात्मक पक्ष होता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट को रख लेते हैं, इमोशन आर परमानेंट। गलत बात, परमानेंट नहीं होता। अभी आप रो रहे हो, थोड़ी देर में चुप हो जाओगे आप, परमानेंट कहाँ है? इमोशनल एक्सप्रेशंस कैन नॉट बी मॉडिफाइड, मॉडिफाइड हो सकते हैं, ये भी गलत बात है। मॉडिफाई हो सकते हैं, अगर मान लो सपोज करो आप जो है मान लो एक बच्चा है, उसके माता पिता का तलाक हो गया, ठीक है। अब वो बच्चा जो है एंग्री रहता है या फिर बच्चा डिप्रेस रहता है, ये मान लो, डिप्रेस भी तो एक इमोशन है, तो उसको हम जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लो उस बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, ठीक है, बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, तो बच्चा जो है वो डिप्रेशन की वाली कंडीशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब भाई ऐसे भी तो व्यक्ति होते हैं जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं और साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो उसको ठीक कर देते हैं, तो उसके इमोशन को चेंज कर देते हैं ना। अब फोर्थ देख लेते हैं एक बार, एवरी इमोशन इज ऑक्यूपेंड बाय ए फीलिंग। देखो सारे जो इमोशन है, प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना जुड़ी होती है। बिल्कुल सही बात है, संवेग के साथ एक भावना जुड़ी होती है, करेक्ट बात है। चौथा इज द राइट आंसर, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। Which of the following statement is correct about the continuous and comprehensive evolution of the learner? देखो continuous and comprehensive evolution, जो लेवल फर्स्ट देगा समझ जाना, continuous and comprehensive evolution पक्का ही पेपर में आएगा। करेक्ट बताना है continuous and comprehensive evolution of the learner का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट ही करेक्ट है, समेटिव असेसमेंट इज कॉल्ड फॉर्मल असेसमेंट। जो समेटिव यानी कि जो संकलित यानी कि जो योगात्मक आकलन है वो औपचारिक आकलन कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। फॉर्मल जो समेटिव असेसमेंट है वही तो आपका फॉर्मल असेसमेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इनफॉर्मल ना जी ना, इनफॉर्मल नहीं। समेटिव असेसमेंट इज ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, गलत बात है। इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर अगर हम दे रहे हैं तो उस टाइम समेटिव नहीं होता है। समेटिव असेसमेंट एम्फासिस ऑन डायग्नोसिंग डिफिकल्टीज, गलत। फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। Out of the following which is a tool not seem to be appropriate for formative assessment? ठीक है, इनमें से कौन सा टूल जो ऐसा है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए नहीं बना है? तो क्विज फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए बना है, ग्रुप डिस्कशन बना है, कन्वर्जेशन बना है। बात करते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है मानदंड संदर्भित परीक्षण, यानी कि कौन सा मानदंड बच्चों को अलॉट करना है। तो प्रश्नोत्तरी तो ये तो सभी जानते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल है। ग्रुप डिस्कशन भी है, वार्तालाप भी, कन्वर्जेशन, जब किसी के साथ कन्वर्जेशन करते हैं तो वहाँ पे भी तो हम आकलन करते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो भी। तो यहाँ पे जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है यानी कि जो CRT है वो एक्चुअली में फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है। ठीक है, नोट वाला ही निकालना है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये हैं टोटल 15 क्वेश्चन, और इसका जो पार्ट सेकंड है वो मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि उसमें नेक्स्ट सेकंड हाफ के क्वेश्चन आएंगे 15।
तो CDP की 2 वीडियोस बन जाएगी। 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है, लेवल फर्स्ट है, एस्टेट का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपको इंग्लिश, फिर आपको मैं हिंदी, और फिर मैं इसी क्वेश्चन पेपर की फिर मैं आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। तो एक वीडियो जो है पूरा डेडिकेटेड होगा एक क्वेश्चन पेपर को। तो जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्टैट को फिल किया है या CTET को फिल किया, तो वो देख सकते हैं किस हिसाब से, किस स्ट्रैटेजी के थ्रू हम अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर। और यही स्ट्रेटेजी आपको बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में सिखाई जाती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल पर, टैट्स गुरु चैनल पर। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनका भी फायदा हो। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि CDP सेक्शन तो कॉमन है, सभी के अंदर आएगा, चाहे लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो, चाहे सब्जेक्ट स्पेसिफिक, चाहे किसी का कुछ भी हो, चाहे मैथ हो, साइंस हो, कुछ भी हो, लेकिन CDP तो कॉमन है, तो भला तो सभी का ही होगा ना। तो आप भी, अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो वेट करिएगा, कल ही आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू दोस्तों, बाय।